Hello everyone, welcome to our YouTube channel. We are Team Revolution, and today we are with a very astonishing guest, Team Xenon, for a very interesting and informative Q&A session with them. So let's begin. How you get idea to start a team? आइडिया एक्चुअली कॉम्बैट रोबोटिक्स बैटल बॉट्स होते हैं। तो बैटल बॉट्स डिस्कवरी वगैरह पे एशिया में तो नहीं आता। एशिया के बाहर जितने भी जो डिस्कवरी चलता है यूएस वगैरह में, वहाँ पर ये बैटल बॉट्स करके एक शो आता है, बहुत बड़ा शो है। तो उसमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के टीम्स अच्छी जो इंटरनेशनल टीम्स रहती है वो सभी जाके पार्टिसिपेट करती है। एक्चुअली वो कोई इवेंट नहीं है, वो एक अपन जैसे टीवी शो है। तो उस टीवी शो में क्या रहता है कि सब अलग अलग लोग रहते हैं। कोई कोई मतलब कोई ग्रेजुएट हुआ हुआ होता है, कोई बच्चे ही रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे रहते हैं। और ज़्यादातर कुछ जो मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने अपना करिकुलम पूरा सेट कर चुके हैं। तो ऐसा एक एक सोशल एक मीटिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जहाँ पर है ना अलग अलग फैक्टर से, अलग अलग डिपार्टमेंट से सभी लोग एक ही जगह पे जुड़ के मतलब एज अ फ्रेंड जोन में वो गेम खेलते हैं जो बेटर वॉट्स रहते हैं। तो इसके शोज़ वगैरह हम देखते थे। वो दूसरा हमने छोटे छोटे बॉट से शुरू किया था। जैसे रोबो रेस हुआ और ऐसे छोटे छोटे बॉट से हमने शुरू किया था। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर अपने इंडिया में भी थोड़ा सा ग्रो अप होना शुरू हुआ कॉम्बैट रोबोटिक्स। पहले वायर्ड इवेंट्स चलते थे, अब धीरे धीरे ग्रोथ होते गया। अप्रॉक्सीमेट 2013 2013 के बाद वायरलेस बोट्स और कैटेगरी वाइज कॉम्बैट रोबोटिक्स का फीचर इंडिया में ग्रोथ होते रहेगा। In the present time, the whole world is suffering from a devastating pandemic. So, how your team is doing in this period? ये सभी को अफेक्ट कर रहा है, हमें ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड को ही इफेक्ट कर रहा है। अभी ऐसी सिचुएशन है ना, सिर्फ हम एक आइडिया एक ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें हमारी आइडिया और आगे के प्लानिंग की फ्यूचर केसेस को अलग मतलब अभी तो जैसे कि ऑनलाइन सेशन ज़्यादा होने लगे, तो उस चीज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे लाएं। तो यही सब चीज़ रहती है। इसको डील करने का ऐसा रहता है कि आपकी प्लानिंग क्या कर रहा है आपको। जैसे कि अभी हम प्लान कर रहे हैं कि एक इनोवेशन हब बनाए, हम उस इस ड्यूरेशन को एक प्लानिंग बना रहे हैं। मतलब जैसे ही अगर इन फ्यूचर अगर ये स्टॉप होता है, वो नहीं भी होता है ना, स्टॉप होता है तो हमारी प्लानिंग क्या होगी, और अगर स्टॉप नहीं होता है तो हमारी प्लानिंग क्या होगी। जैसे कि अगर स्टॉप नहीं होता है तो हम ऑनलाइन सेशन कैसे ला सकते हैं। वो जैसे कि अभी अब रही बात अगर रोबो वॉर्स और जैसे मतलब अपन टेक्निकल गेम्स वगैरह खेलते हैं उसकी, तो जहाँ पर सोशल लोग तो वो ज़्यादा ही रहते हैं, सोशली बहुत सारे पीपल्स रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर यही सिचुएशन रही तो उसके लिए कुछ आइडियाज़ है कि जैसे कि हम एक टीवी शोज़ करें जो अभी इंडिया में ही होस्ट हो, या फिर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लाए जहाँ पे सिर्फ कुछ टीमें आ जाए और उस चीज़ को हम ऑनलाइन मतलब या तो ऑनलाइन कुछ जैसे यूट्यूब वगैरह पे डालें, या फिर जैसे एपिसोड्स वगैरह चलाएं। ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है, अभी देखते हैं अभी क्या क्या हो सकता है। और इस टाइम ड्यूरेशन पे हम ज़्यादातर बॉट पे फोकस कर रहे हैं कि हमको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। एक्चुअली ये जो टाइम मिला है ये बहुत एक वैल्यूएबल टाइम है। बेसिकली इस टाइम पे हम कई सारी चीज़ें डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं, और जो हम पुराने बॉट्स में जो जो हमें इश्यूज आ रहे थे हम उसे कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वैल्यूएबल टाइम है। उसके अलावा कई ऐसे ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि हम कई लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग अगर जो नई टीम्स हैं अगर वो हमें अप्रोच करके कुछ डाउट्स वगैरह पूछ रही हैं, तो इट्स अ बायलैटरल प्रोसेस, हम उन्हें भी हेल्प कर रहे हैं। तो इट्स ऑल गोइंग राइट नाउ। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जैसे कि ये पेंडेमिक है, राइट, वी ऑल नीड टू फाइट विद इट। तो जहाँ डॉक्टर्स अपने मेडिकल प्रोफेशनली उन्हें हेल्प कर रहे हैं, तो वैसे ही हम बीइंग एन इंजीनियर वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर। तो जैसे ऑटोमेटेड सैनिटाइजिंग मशीन्स हो गई, ऐसी कई सारी चीज़ें अंडर डेवलपमेंट है। तो विथ टाइम आई गेस वील endorse them when the correct time comes and we'll see to it.
as we all know that your team has so many amazing boats, so which one is your favorite? I guess Actually, obviously मेरे लिए तो I no doubt it would be महाराणा and राणा सांगा, कि वो obviously मेरी टीम के बॉट्स एंड वी हैंडमेड देम, तो एक पर्सनल कनेक्शन तो कनेक्टिव एक कनेक्शन तो बना ही हुआ है, एक बॉन्ड बना ही हुआ है इन बॉट से. बट उसके अलावा अगर मैं दूसरी टीम्स की अगर बात करूं तो आई गेस मैं भगत से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ पर्सनली. सो आई लव भगत, बहुत भगत. पार्थ सर? मेरा फेवरेट आई थिंक महाराणा. So how you design Maharana, one of your favorite bot? एक्चुअली हमने डिज़ाइन में ऐसा सोचा था कि उसको इन्वर्टिबल बनाए, पर सडनली ये हुआ कि हमारे पास टाइम बहुत कम था. तो हमने क्या करा, जो आपने सुना होगा ब्लैंका बॉट्स का खशावा, तो खशावा sir. भी उस टाइम ट्रेंड में था. तो हमने सोचा कि अभी कुछ नहीं है तो अभी इसको बनाते हैं, वैसा ही बनाते हैं, डिज़ाइन कुछ वैसा ही रखते हैं, थोड़ा सा सेमी यूनी टाइप कर देंगे, लेकिन उसको फिर आगे जाके हम उसको चेंज करेंगे. लेकिन वो चेंज जो करने का था वो किसी को टाइम नहीं मिला, ऐसे करके थोड़ा सा टाइम का भी थोड़ा इशू हुआ. तो हमने वो अभी वो चीज़ रह ही गई, उसको इन्वर्टिबल करना और ये सब करना. और डिज़ाइनली तो एक तरीके से कहा जाए तो काशाबा और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही बॉट है. बस हाँ, एक यूनिक डिफरेंस इतना है कि इसका रोटेटिंग मास जो वेपन बनाया था वो 12 kg का था, जो कि सबसे लाइट वेटेड अभी तक, अगर वर्टिकल डिस्क में देखा जाए तो सबसे लाइट वेटेड उस टाइम का था. अभी तो वो लाइट वेटेड हो गए, 8 kg 10 kg तक बना लेते हैं लोग. तो उस टाइम तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा उसका काफ़ी. मैंने अभी उसके विनिंग वगैरह भी निकाले थे बीच में, तो वो शायद 19 मैच खेला है टोटल, और उसमें से अप्रॉक्सीमेट 16 मैच वो विन किया है. How do you select the appropriate material for your boat's chassis and weapon? ये अपने एक्चुअली मटेरियल्स में बेसिकली एल्यूमिनियम 6061 या फिर 7075 ही यूज़ किया जाता है, जो कि अपना उसको एरोप्लेन मटेरियल भी बोलते हैं, ऐसा कुछ फ्लाइंग जेट मटेरियल या फिर ऐसा भी बोला जाता है उसको. और दूसरा एक T6 भी बोला जाता है, T6 भी बोला जाता है. और दूसरा जो वेपन रहता है वो जनरली हम EN24, और अगर आर्मर की बात करें तो टाइटेनियम, AR 400 500, यही चीज़ें यूज़ की जाती है. तो इसमें कोई यही नहीं कि आप कोई स्पेसिफिक मटेरियल सबका सेम ही रहता है, कोई सा भी बॉट लो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, कोई ऐसा ज़्यादा चेंजेस नहीं आते. अगर आपके पास अच्छा बजट हो तो आप थोड़ा सा एक्सपेंस कीजिए, मतलब एक्सपेंसिव जाइए, एल्यूमिनियम 7075 यूज़ कीजिए, और AR 400 मतलब AR की जगह आप टाइटेनियम यूज़ कीजिए. तो ऐसा आपके ऊपर रहता है, वो तो आप कैसा बनाना चाहते हैं. As Parth sir elaborately told कि कौन सा मटेरियल यूज करना है, बट द रियल रीजन बिहाइंड वी यूजिंग एल्यूमिनियम, EN24 या टाइटेनियम एज एन आर्मर, ये बहुत एक्चुअली बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है. एल्यूमिनियम बेसिकली, जैसा कि सर ने बताया कि ये एक जेट मटेरियल जैसा है, बेसिकली ये काफ़ी इलास्टिक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लाइट वेट है. इस कारण से इसको आर्मर के लिए यूज़ करना इट्स अ मिस्टेक. बट अगर हम उसे ओवरऑल बॉडी में यूज़ करें तो बॉडी जो चेसिस का वेट बहुत कम हो जाता है. वेराज अगर हम EN24 जैसे की बात करें तो उसकी हार्डनिंग बहुत अप्रोप्रिएटली, बहुत ही ईजिली और अच्छे से हो सकती है. इस कारण से EN24 और इसके जैसे ही सिमिलर मटेरियल्स जैसे D2 हो गया, EM36 हो गया, तो इस टाइप के मटेरियल्स वेपन में और वेपन के जैसे टूथ हो गए, ड्रम के टूथ हो गए, इस जगहों पे यूज़ कर रहे हैं. इस कारण से इसका बहुत अप्रोप्रिएट रीज़न है. टाइटेनियम ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इस कारण से लोग उसके वेपन बना नहीं पाते हैं. एंड टाइटेनियम का एक और अल्टरनेटिव AR है, AR 500, AR 400. ये भी एक बहुत ही अच्छा मटेरियल, ये टाइटेनियम जैसे ही काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये काफ़ी हद तक चीठा मटेरियल है. तो अगर इसे वेजेस जैसी जगहों पे लगाया या आर्मर जैसी जगहों पे लगाया तो ये डैमेजेस कम फेस करेगा, उल्टा जो भी एनर्जी है उसको हीट के फॉर्म में या छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में रिड्यूस कर देगा. तो दिस इज द साइंस बिहाइंड चूजिंग अ मटेरियल एंड वेयर टू यूज इट अकॉर्डिंगली.
What are the key points one should keep in mind while designing combat bot? तो एक्चुअली ये रहता है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि उस वेट कैटेगरी में आप कैसे उसको सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपरली मतलब उस वेट कैटेगरी में आ रहा है कि सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन ये रहती है कोई भी बॉट डिज़ाइन करने की। तो ऐसा रहता है कि डायमेंशन का आजकल इतना रहता नहीं कि आप डायमेंशन तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस मेन पर्सपेक्टिव ये रहता है कि आपका वेट आना चाहिए प्रॉपरली। तो सबसे पहले अगर कोई भी बॉट डिज़ाइन करते हैं, अगर आप वेपन ज़्यादातर वेपन ही यूज़ हो रहे हैं, तो वेपन बॉट में अगर रहता है तो सबसे पहले आपको वेपन डिज़ाइन करना रहेगा। तो और उसका भी एक लॉजिक रहता है कि आपका 60% जो रहता है वो बॉडी वेट रहता है, वो 40% जो रोटेटिंग मास को वेपन सिस्टम वेपन पूरी असेंबली रहती है वो रहती है। तो 60-40 का रेशियो रहता है। तो उसमें सबसे पहले आप वेपन डिज़ाइन करो और वेपन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी डिज़ाइन करो। तो ये रूल्स रहता है, मतलब या तो आप कुछ और भी लॉजिक लगा सकते हो, बाकी मैं अभी ज़्यादातर यूज़ करता हूँ तो मैं यही लॉजिक पे काम करता हूँ कि सबसे पहले वेपन बना लूँ, उसके अकॉर्डिंग पूरी बॉडी डिज़ाइन कर लूँ। और फिर फिर अगर पूरा हो जाता है फिर आप मोटर कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये तो बजट रहता है कि आप चाहो तो स्कॉर्पियंस यूज़ करो, एमफ्लो यूज़ करो, ये बजट के अकॉर्डिंग रहता है। और आजकल जैसे कि पहले तो ब्रश्ड मोटर जाती थी, अब धीरे धीरे जो फ्यूचर में ज़्यादातर अब ब्रशलेस यूज़ होने लगी है। तो ब्रशलेस में ये रहता है कि वो लाइट वेटेड भी रहती है, वो पावर बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके कारण अभी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं। फिर बैटरीज वगैरह आप कैसे यूज़ कर रहे हो, वेपन का स्पिन अप, और ये कुछ कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। और अगर आप कोई वेपन बोर्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक इम्पैक्ट के बाद वो कितनी जल्दी स्पिन अप करता है। क्योंकि प्रॉपरली एक कोई सा भी इम्पैक्ट आता है तो रिवर्स इम्पैक्ट के बाद वो रुकता है वेपन। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी मोटर भी उस हिसाब से डिज़ाइन हो, मतलब मोटर भी उसके स्पेसिफिकेशन भी आपके वेपन के हिसाब से हो, और आपका वेपन भी लाइट वेटेड और थोड़ा सा यूनिक। अब ये तो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। एक्चुअली एक और अगर अगर इस प्रोसेस को थोड़ा सा अगर आपको इजी और सिंप्लीफाई करना है तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट यू कुड डू इज़ कि आप पहले स्टडी करके आप आपके क्या क्या मटेरियल्स क्या सॉरी आप क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हैं, आप पहले उससे शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रश्ड मोटर्स की तरफ जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको ड्राइव में फिर आपको गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा, गियर बॉक्स के साथ फिर आपको एमफ्लो या उसका कोई और अल्टरनेटिव मोटर लगानी पड़ेगी। तो पहले आपको इन इक्विपमेंट्स को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ये इक्विपमेंट्स बेसिक रफ टेंटेटिव अगर आपके फिक्स हो गए तो उसके बाद आप उनका जो वेट आपका आ रहा है उसको माइनस करके फिर आप ये 40 और 60 का रेशियो अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो आपका जो बॉट है वो यूजुअली अंडर वेट या ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वेट के आसपास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोचा है कि मैं 2 एमफ्लो गियर बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ और 2 एमफ्लो ई सीरीज यूज़ कर रहा हूँ, तो एमफ्लो गियर बॉक्स जो पेयर है वो ऑलमोस्ट 8 केजी के आसपास है और जो एमफ्लोज हैं वो बेसिकली 1.5 केजी ईच है, तो 3 केजी। सो दिस सो इन दिस वे बेसिकली जो आपका 11 केजी है वो फिक्स्ड हो गया। अब 11 केजी जो फिक्स्ड हो गया, अगर आप 60 केजी का बॉट बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप बॉट में 11 केजी हटा के फिर बचा हुआ वेट आप उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस कुड बी अ सिंपल वे टू कैलकुलेट टू मैनेज योर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। How you choose events in which you should participate? करंटली Actually, हमने ऐसा कुछ मतलब इवेंट वगैरह सिलेक्ट नहीं कर रहे। मैं 2012 टू 2015 के बीच थोड़ा सा टीम एक्टिव थी अगर देखा जाए तो। और अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया कि तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ इवेंट्स स्किप कर देते हैं और कुछ कुछ इवेंट ही जैसे बड़े बड़े इवेंट्स रहते हैं वही सभी खेलते हैं। पहले क्या होता था कि हम ऑलमोस्ट सारे इवेंट करते थे, और उसका रीज़न ये है कि अभी हम फ्यूचर को भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ एक आपको सबसे मेन थिंग ये है कि जो कॉम्बैट रोबोटिक्स है और जो ये है इसका फ्यूचर एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट फ्यूचर में है, इसका फ्यूचर एस्पेक्ट नहीं है। इसमें थोड़ा दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना? तो इसमें जो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ें आपको आगे के फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ये चीज़ से फ्यूचर नहीं बन सकता। ये दो चीज़ डिफरेंस है।
तो ये इस चीज़ का आप सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जैसे अगर आप इस फील्ड में उतरते हो तो ये मेन चीज़ रहती है कि आपका ये कॉम्बैट रोबोटिक्स लेकर कहाँ जाएगा। तो ये सिर्फ एक हॉबी है जिसको आपको आपके फ्यूचर से लिंक करना है। As you participate in so many events throughout the year, so how do victory or failure affects your team? वेल एक्चुअली ऐसा है कि अगर ऑब्वियसली अगर जीते हैं तो मॉरल विल गो अ लॉट हाई, और बहुत अच्छा एक एक्साइटमेंट, एक बहुत अच्छा एक एड्रेनल रश होता है हर बंदे के अंदर अंदर। बट अगर हम फेल होते हैं यूजुअली, अगर अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बॉट की एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटी क्या है, राइट। सो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वी डू इज़ वी एनालाइज कि हम कहाँ पे और किस रीज़न से फेल हुए, and we try to just normalize them or to rectify them. For example, if I speak with an example, I remember कि I guess 29th January के आसपास it was we went to Goa actually for BITS Goa. तो वहाँ पे पहला पहला जो मैच हुआ था वो हमारा बाजी प्रभु के साथ हुआ था, तानाजी। सो वी वन क्वाइट हैंडसमली। बॉट उनके बाजी प्रभु को एरिना के बाहर फेंक दिया था। इट वाज अ गुड मैच, बट उसके बाद कुछ लॉस हुए एंड वी वेंट टू द लूजर ब्रैकेट, एंड उसके बाद वहीं पे बाजी प्रभु के अगेंस्ट वापस से मैच हुआ हमारा, एंड अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट विन। तो उस टाइम पे व्हाट वी रियलाइज्ड वाज कि सबसे पहले जो हमारा एंटी स्किड था, दैट वाज द इशू, जो जिस वजह से हमारा आगे का आर्मर पूरा टूट गया, एंड इस कारण से हमें बहुत ज़्यादा फेटल डैमेजेस हुए हमारे बॉट में। तो नेक्स्ट थिंग वुड बी टू नॉर्मलाइज दैट इश्यूज, एंड उन्हें कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे इंजीनियस तरह से उस डिसएडवांटेज को अपने एडवांटेज में लिया जाए। सो दैट्स समथिंग दैट वी गो फॉर। What are your strategies before any match? एक्चुअली स्ट्रेटेजी काफ़ी इट्स अ वास्ट क्वेश्चन, कि इट डिपेंड्स ऑन द अपोनेंट टू, कि अपोनेंट कितना कैसे प्ले उसका गेम प्ले क्या है। अगर बंदा एग्रेसिव है या पैसिव खेलता है, उसके अलावा सामने वेज बॉट है, या उसके अलावा या वेपन बॉट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराणा के रिस्पेक्ट में अगर ये इस क्वेश्चन, तो अगर कोई वेज बॉट है तो उस हिसाब से हमारे एक दूसरे सेट ऑफ एंटी स्किड्स डेवलप्ड है। तो अगर उस हिसाब से हम वो एंटी स्किड चेंज कर देते हैं, एंड एंटी स्किड्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि एंटी स्किड आपके जीतने और हारने के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो उस हिसाब से हम बॉट के अंदर चेंजेस कर देते हैं। और अगर सामने वाला खेलने वाला एग्रेसिव है तो ज़रूरी नहीं है आप भी एग्रेसिवली खेलें। तो उस हिसाब से ड्राइविंग स्ट्रेटजीज जो पार्ट सर आपको और अच्छे से एलैबोरेट करके बता पाएंगे, तो ड्राइविंग स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ती है। बॉट को उस हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई और थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। सो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रेटजी इज़ फ्रॉम नॉन ड्राइवर एक्सपेक्ट, और फ्रॉम ड्राइवर एक्सपेक्ट आई गेस पार्थ सर आपको काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे। एक्चुअली ये रहता है कि मेन तो ये रहता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए बॉट पे। अगर प्रैक्टिस अभी जैसे कि करंटली मैंने जितने सिर्फ महाराणा पे मेरी प्रैक्टिस थी, तो उस पर और वो जब खेला उस बॉट से जब मैं खेला था, उसका विनिंग क्राइटेरिया भी उतना ज़्यादा रहा। और जैसे अभी न्यू बॉट्स है तो उसमें मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं, और बीच बीच में हमने कॉम्बैट रोबोटिक्स अभी थोड़ा सा बंद भी कर दिया था। 1-2 साल हमने बहुत साइलेंटली काम किया था, इतना ज़्यादा हम मतलब इवेंट्स वगैरह गए भी नहीं थे। अप्रॉक्सीमेट 3 इयर्स हमने इतना कुछ किया भी नहीं कॉम्बैट रोबोटिक्स में, तो प्रैक्टिस भी उतना नहीं रहा है और सब कुछ। अभी करंटली हमने बस इस साल हमने एक बॉट बनाया राणा सांगा, और उस पर सबसे मेन ये रहता है कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपरली होना चाहिए बॉट में, और कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरा, आप सामने वाले अपोनेंट को लेके क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छा। और कॉम्बैट रोबोटिक्स में ऐसा होता है कि आपका कोई सा भी अगर एक प्रॉपर हिट पड़ता है, या तो अपोनेंट को आप प्रॉपर हिट देते हो, तब आपका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, कि आप डायरेक्टली उसको सेकंड चांस देना चाहते हो, कि सेकंड चांस देने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपने एक हिट मारा और वो बॉट पहले ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है, और आपने सडनली उसको दूसरा हिट मारा। उस चीज़ में क्या होता है कि हो सकता है कि आपका बॉट में इम्पैक्ट आ जाए, वो सामने वाला चालू हो जाए। तो ये सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको मेंटली वहाँ पे मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, कि एकदम आप डिसीजन प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप डिसीजन ले सको, जैसे हिट टू हिट के बाद डिसीजन ले सको।
और एग्रेसिव होना और ये होना ये सब डिपेंड करता है कि आपका अपोनेंट कैसा है। अगर आप एकदम एग्रेसिव खेलोगे तो उसमें हो सकता है आपका ही नुकसान हो जाए। तो ऐसा कोई मेंटली स्ट्रेटेजी तो नहीं रहती है कि आप एकदम मेंटली ऐसा बनाए। हाँ, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग आपका ये सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट आप स्ट्रॉन्ग रख लो, उसको आप एज अ स्ट्रेटेजी बोल सकते हो कि मेरे को पहले जैसे कि एक वेज बॉट है तो मेरे को कैसे जाना है, कैसे साइड से उसको टैकल करना है, या फिर जो भी रहता है वो डिपेंड करता है। और अगर जैसे वेपन टू वेपन है तो हमको हेड ऑन खेलना है। तो ये दो तीन चीज़ें रहती है। अगर मेरे पास आरपीएम ज़्यादा है और वेपन टू वेपन मैच है तो मैं आरपीएम का फ़ायदा उठाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बॉट कैसा है, और आपको आपके बॉट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरा बॉट किस फैक्टर पे काम नहीं करेगा, कहाँ पर मैं थोड़ा सा वीक पड़ सकता हूँ। तो आप कॉम्बैट रोबोटिक्स में कोई सा भी मैच जीत सकते हो। Which should prefer a vertical drum or a vertical disc? वर्टिकल्स में ज़्यादातर वर्टिकल डिस्क ही प्रेफर करते हैं। पर मैं अगर देखा जाऊँ, मैं खुद भी वर्टिकल डिस्क पे ही जाता हूँ। हमारा नाम भी एक वर्टिकल डिस्क है। लेकिन एज अ पर्सनल मैं बोलूँगा कि तो ड्रम्स आर गुड, क्योंकि ड्रम्स में क्या रहता है कि एनर्जी पूरी स्टोर करता है। ड्रम अगर इम्पैक्ट रहता है तो पूरा पीछे तक बॉडी पूरा एनर्जी इम्पैक्ट का जो रहता है वो पूरा ड्रम में स्टोर हो जाता है। मतलब रिवर्स पूरा पीछे तक इम्पैक्ट जाता है बॉडी के। और दूसरी बात ड्रम में ये रहता है कि बैक टू बैक आप हिट दे सकते हो। क्योंकि डिस्क में क्या होता है कि वो सिंगल शॉट में आपको मतलब सिंगल शॉट में पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। तो ड्रम में प्रॉपर हिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ड्रम ऐसा है कि वो धीरे धीरे हिट मारेगा लेकिन बहुत एग्रेसिव हिट मारेगा। तो ड्रम्स आर जैसे कि आप ऐसे बोलो सिंगल टूथ या फिर डबल टूथ। तो एक्चुअली सिंगल टूथ जो रहता है वो 360 रोटेशन पे एक हिट मारता है, और डबल टूथ में क्या होता है 180 पे दूसरा हिट लगता है। तो अगर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो अगर आप 360 वाले को यूज़ करोगे तो वो एक पूरे रोटेशन के बाद आपको एक प्रॉपर हिट देगा। और वहीं वन ड्यूअल टिप की बात करोगे तो वो 180 पे ही आपको देगा। तो मतलब प्रॉपर इम्पैक्ट अगर आपको चाहिए तो वो 360 से प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ेगा। What to prefer, a brushless motor or a brush motor for weapon? आई थिंक ब्रश मोटर, बिकॉज क्या एक्चुअली क्या अगर आप ब्रशलेस यूज़ कर सकते हो तो ब्रशलेस में आपको मतलब बजट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसके जो ई एस सी रहता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। और अगर वो ई एस सी खराब हुआ अगर आप मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक ब्रशलेस है और एक ब्रश्ड है। तो ब्रश में आपको कुछ इतना ज़्यादा अलग से मतलब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ब्रशलेस की बात करो तो उसमें आपको ईएससी अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो ब्रशलेस भी एक्सपेंसिव रहती है और ब्रशलेस का ईएससी भी एक्सपेंसिव रहता है। तो अगर बजट के हिसाब से देखें तो आप ब्रश पे जाओ, सबसे बेस्ट। Why to go for a assembled bot over a unibody bot? एक्चुअली यूनिबॉडी में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है, अगर आपका कोई मतलब मान लो साइड वॉल पे लगा हिट पड़ता है और अगर वो बैंड हो गई तो आपको पूरी साइड वॉल चेंज करनी पड़ेगी। मतलब वो पूरी साइड वॉल को वापस से मशीनिंग करके उसको वापस से चेंज करना पड़ेगा। और वहीं अगर यूनिबॉडी हुआ तो नहीं सॉरी असेंबल्ड हुआ तो असेंबल में क्या होगा, जो पार्ट आपका हीट होता है उस पार्ट को आप चेंज कर दो बस। तो उसमें ये डिफरेंस आ जाता है। How being in a team helps you to build your own career? एक्चुअली क्या रहता है कि इसमें मुझे सोर्सेस पता है। अगर मैं कोई चीज़ बनाने जाता हूँ या फिर कुछ इनोवेटिव टाइप करता हूँ तो मुझे सोर्सेस पता है कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है। और दूसरी बात ये रहती है कि अगर मैं कोई मैकेनिकल चीज़ बनाता हूँ, इलेक्ट्रिकल चीज़ बनाता हूँ या फिर कुछ भी मैं डिज़ाइन करता हूँ मेरा, तो उस चीज़ में मुझे कुछ ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है कि ये चीज़ मुझे कहाँ से क्या हो सकता है, क्या मतलब कैसे बनाऊँगा, क्या करूँगा। मुझे थोड़े थोड़े आइडिया, क्योंकि रोबोट्स और इन सब में कॉम्बैट रोबोटिक्स से मेरे को इतना आइडिया हो गया कि क्या चीज़ कब और कहाँ यूज़ हो सकती है और कहाँ से मुझे मिल सकती है। तो यही है कि आपकी आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा खुल जाती है। आपको नए नए आइडियाज़ भी आते हैं, और दूसरी बात अगर वो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके भी सोर्स मतलब उसके भी सोर्स जो रहता है रास्ता रहता है वो क्लियर होते जाता है एकदम। What will you advise the new fresh minds heading towards this field?
यू नो रोबो वॉर, अगर मैं रोबो वॉर की बात करूँ, रोबोटिक्स इज अ गोल्डन फील्ड राइट नाउ, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बूम आने वाला है। बट अगर मैं कॉम्बैट रोबोटिक्स, अगर कोई बंदा उसमें इंटरेस्टेड है, तो मैं उसको सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, रोबो वॉर सिर्फ एक इवेंट नहीं है। इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स नॉट अ कंपटीशन, यू आर नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ टीम। रोबो वॉर एक फीलिंग है। आई गेस जो रोबो वॉर से इन्वॉल्व है वो ये बात और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इट्स अ फीलिंग जहाँ पे आपका अपोनेंट बॉट लेके एरिना के अंदर खड़ा है। you're ready but nervous at the same time, you're confident and nervous at the same time, आपकी पूरी बॉडी में एड्रेनल रश हो रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई मीन जब सामने वाले जजेस 3 2 1 बोलते हैं, उस टाइम पे जो एकदम बॉडी सुन्न पड़ जाती है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है। इट्स समथिंग जो बहुत ही एक अनस्पोकन फीलिंग है। तो अगर कोई रोबो वॉर रियली ज्वाइन करना चाहता है, तो आई रियली encourage them, go for it, it's something good for you, or if needed any help, Team Xenon will be always there for you. If you like the video, then Please like, share and comment on the video. and subscribe Team Revolution.